नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ राज वर्मा। हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए लाइव में हम आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे हर वो सवाल जो जुड़ा हुआ है आपके सरोकार से, आपके हलके के विकास से। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपके प्रतिनिधि खुद बताएंगे कि हलके में कितना विकास हुआ है और कितना होने वाला है। जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किया है और कितने समय में विकास की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। विधायक बनने के बाद किन मुद्दों को पूरा करने के लिए आपके प्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे रानिया विधानसभा से विधायक और बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला। और आज हम रंजीत सिंह चौटाला से पूछेंगे कि विधायक बनने के बाद उन्होंने चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो कितने पूरे किए हैं, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो हमारे साथ रानिया के विधायक और बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले रानिया विधानसभा की बात करें तो रानिया विधानसभा को बने लंबा वक्त हो गया है। चलिए, स्वागत है आपका रंजीत चौटाला जी हमारे खास कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रंजीत जी, सबसे पहला सवाल, जो चुनाव के दौरान वादे किए थे आपने अपनी विधानसभा के लोगों से, कितने पूरे कर पाए हैं और अभी कितने बाकी हैं और कब तक वो पूरे हो पाएंगे? देखिए, मेरे यहाँ जो हमने वायदे करे थे उसका 70% अब तक कंप्लीट हो गया। मैं बहुत बड़े बड़े मैं आपसे बता रहा हूँ कि मेरा रानिया जो प्रॉपर शहर है, छोटा कस्बा है, उसमें 14 करोड़ रुपया तो एक खाली घग्गर जो आता है उसके बीच में एक फ्लाईओवर बनना था, वो पुल का बनने के लिए 14 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इसके अलावा शहर के अंदर हमारे एक 8 करोड़ का मल्टीपर्पज़ हॉल बन रहा है। 3 करोड़ रुपया जो देवलाल पार्क है उसके लिए दिया गया। महिला कॉलेज है उसके लिए 16 करोड़ रुपया दिया गया है। आप ये समझें कि मेरे खाली रानिया शहर के अंदर ही 50 करोड़ से ज़्यादा रुपया अब तक खर्च कर दिया गया। रोड हमारा जो सिरसा से लेके रानिया आगे जीवन नगर डबवाली जो जाता है, पहले वो 23 फुट चौड़ा था, अब उसे 33 फुट चौड़ा कर दिया गया। 10 फुट से चौड़ा अंडर प्रोसेस है, टेंडर हो गए, काम हो रहा है। सारे शहर में शिविर डल रहा है, सारे शहर में गलियाँ पक्की बन रही है, इंटरलॉक गलियाँ बन रही है। ये तो थी एक शहर की बात। हमारे 20 गांव ऐसे हैं जिनमें घग्गर का पानी पहली बार गया है। माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद रानिया मेरे शहर में खारिया गाँव में एक रैली करी थी, जो अब तक की हरियाणा की सबसे बड़ी रैली थी। उसके अंदर माननीय नड्डा साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो भी उसमें गए थे। उसमें उन्होंने बिना मांग पत्र पढ़े ही कह दिया था कि ये सारी मांगे करूँगा। तो ये सीएम अनाउंसमेंट थी। अकेले खारिया गांव में अब तक 6 करोड़ रुपया एक गांव में लग चुका। मतलब पूरे हलके में देखें तो मैं समझता हूँ कि 80 करोड़ रुपया अब तक लग गया। अगर कोविड नहीं होता तो और ज़्यादा काम होता। 30% जो काम है वो भी इन पाइपलाइन है, बड़ा जल्दी हो जाएंगे। बहुत तेजी से विकास हो रहा है। और उन 20 गाँव में जिनका मैं कह रहा था, घग्गर का पानी उन गाँव में चला गया। बिजली की बात करें तो आपकी विधानसभा में, वैसे तो पूरे प्रदेश की बिजली को लेकर जो है आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी विधानसभा की बात करें तो बिजली की क्या स्थिति है? 24 घंटे मिल रही है आपके विधानसभा के लोगों को बिजली? हाँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, पिछले 2 साल में हमारा एक रिकॉर्ड रहा है, बिजली बहुत बढ़िया सप्लाई रही। अब के इस साल में, क्योंकि उस 2 साल का जो कारण था उसमें मैं थोड़ा सा बड़ा स्पष्ट आदमी ठीक बात करूँगा, कभी इधर उधर की दाएं बाएं की बात नहीं करूँगा। पिछले 2 साल में कोविड भी एक कारण रहा था कि इंडस्ट्री बंद थी, तो बिजली सरप्लस थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। अब के थोड़ी थोड़ी सब जगह दिक्कत आई है, हमारे यहाँ भी आई है। हमारे यहाँ ये नहीं कि हम पावर नहीं दे रहे, पावर पहले से ज़्यादा दी जा रही है। ये रिकॉर्ड पे चेक करवाने में इस बात को एक ऑन एफिडेविट कह रहा हूँ कि पिछली बारी से कल हमने 33% ज़्यादा पावर सप्लाई करी है। आज के दिन हम जो पिछले साल इस दिन ली थी उससे 17% ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं। हमारी यहाँ पावर की कमी नहीं है, पर कंजम्पशन बहुत बढ़ी है। उसके लिए मैं कुछ बातें आपकी जानकारी मिलाना चाह रहा हूँ कि हम दिल्ली के चारों तरफ एनसीआर में आते हैं।
और दिल्ली की जितनी इंडस्ट्रीज है वो बाहर हरियाणा में शिफ्ट हो रही है। दिल्ली की लक्कड़ मंडी हरियाणा में शिफ्ट हो रही है, दिल्ली के वेयर हाउसेज हरियाणा में शिफ्ट हो रहे हैं, और दिल्ली के जो रेजिडेंशियल एरिया है वो सोना तक चला गया, पलवल तक चला गया आगरा रोड पे, और इस पे जो अमृतसर रोड चंडीगढ़ हाईवे आता है इस पे पानीपत तक आ गया। सारे यूनिटेक, आपका अंसल, इसके बाद आपका डीएलएफ, इसके बाद टीडीआई, इन सब के जो फ्लैट्स बने उस एक एक फ्लैट में 4-4 एसी लगे हैं। जब कंजम्पशन बहुत बढ़ती जा रही है, मतलब 2000 मेगावाट हमारा हर साल बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ 6304 गाँव पे है, 5600 गाँव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। जब कांग्रेस से हमने टेक ओवर करा 7 साल पहले, जब आधे गांव में भी बिजली नहीं थी, जब 24 घंटे हम गांव में बिजली दे रहे, तो ये स्वाभाविक है कि समस्या अभी बनी हुई है बिजली की, हमारा बढ़ता जा रहा है। जो समस्या अभी बनी हुई है, बिल्कुल ठीक है कि कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ी है, इंडस्ट्रीज आई है, तो अच्छी बात है। अगर प्रदेश में इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा आ रही है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो जो है वो पहले से करनी ही होगी ना, कि अगर हम इंडस्ट्रीज को न्योता दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें बिजली भी चाहिए होगी, कंजप्शन बढ़ेगी। और अभी जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, ना केवल रानिया की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में भी दिक्कत है, लगातार कट लग रहे हैं, तो कब तक मानकर चले कि इस समस्या से जो है वो निजात मिल सकती है, ना केवल आपकी विधानसभा बल्कि पूरे प्रदेश में? मैं जो अभी आपसे बात कर रहा था रानिया की नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था एनसीआर की, मैं बात कर रहा था इंडस्ट्री में दिल्ली के चारों तरफ जो रोड बन रहे हैं उसकी बात कर रहा था, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे एक बताऊँ कि अभी थोड़ा सा ठीक है, मैं कोई बात लोग कहते हैं, हमारी कल जो कंजप्शन थी वो हमारी 7800 मेगावाट थी, हम पे जो बिजली थी वो हम पे 6900 थी, तो हमें कोई समझो 800 मेगावाट का एक गैप था। पर इसमें हमारा इस हफ्ते में पोजीशन ठीक हो जाएगी, हमारा 706 मेगावाट जो हमें दिल्ली से मिली थी वो हाई कोर्ट में केजरीवाल जी ने जाके स्टे करा दी, तो हमारा 700 मेगावाट का वो हमें एक झटका लगा। इसके बाद अडानी से हमारी 1400 मेगावाट आनी थी। कुछ बातें भी हमारी रोज़ बात होती है, पर उन्होंने डिले हो गया उनके आने में, वो हमारी इस सैटरडे संडे को हमें मिल जाएगी 1400 मेगावाट हमें, तो 800 मेगावाट के सारा मामला था। और इसके अलावा एक हमारा खेदड़ में जो 2 हमारे 600 मेगावाट के यूनिट है, उसमें 1 मेगावाट हमारा एक यूनिट खराब था, उसमें एक रोटर लगना था, वो चाइनीज़ है, बहुत पहले ये थर्मल बना था, जब कांग्रेस सरकार थी तब का बना हुआ है, तो वो इस वक्त चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है। जिस दिन लॉकडाउन हट जाएगा वो हमारा रोटर आ जाएगा 600 मेगावाट, 600 वो समझो 1400 ये होगी, 350 मेगावाट हमारा छत्तीसगढ़ से हो गया, वो इससे भी हमें मिल जाएगा। 150 मेगावाट हमें मध्य प्रदेश से, तो हमें अगले हफ्ते से मैं यानी कि उम्मीद करें कि जल्द जो है बिजली की जो समस्या उससे निजात मिलेगी, ना केवल रानिया बल्कि प्रदेश के सभी लोगों को। वापस रानिया पर आते हैं रंजीत जी, वापस रानिया पर आते हैं। आपके विधानसभा में पीने के पानी की भी बड़ी दिक्कत है जी। इसके अलावा अगर जो मुख्य जो रोड है, जो सड़कें हैं, उस पर कनेक्टिविटी भी एक बड़ा इशू है जी। देखिए रानिया में कभी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, सड़कें बहुत बढ़िया बनी हुई हैं, और इसके अलावा जो लाइट की तो कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे यहाँ। जैसे मैं जिस एरिया में जाता हूँ, जैसे मैं हरियाणा में कहीं भी जाता हूँ, जिस गांव का दौरा होता है, 4 दिन पहले हमारे कर्मचारी चले जाते हैं, सारा मामला एकदम ओके कर देते हैं। मेरे हल्के में तो उन्होंने, जैसे मैंने एज मिनिस्टर टेक ओवर करा था, उस वक्त ही साथ के साथ छोटी मोटी प्रॉब्लम तुरंत सोल्व कर दी, जहाँ कंडक्टर्स बदलने थे वो बदल दिए, जहाँ पोल बदलने थे वो बदल दिए, तो हल्के में कोई पावर तो कोई इशू है नहीं। रोड्स हमारे पहले से ही बड़े अच्छे बने हुए हैं, पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी। जो बसों की कनेक्टिविटी की भी बात करें तो वो काफ़ी कम है, इसके अलावा बस स्टैंड जो है उसकी स्थिति ठीक नहीं है। कई नहीं, ऐसा नहीं है, बस स्टैंड बना हुआ है रानिया में, बहुत पहले से बना हुआ है। ये बात ज़रूर ठीक है कि स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने के लिए उन्हें थोड़ा सा ये रहता है कि हमें गर्ल्स के लिए अलग बसें लगे, बसों की डिमांड ज़्यादा है, थोड़ी बसों की आती है, पर जैसे पीछे बसेज ले ली गई, अब आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम सोल्व होती जा रही है। मेरे ख्याल में ज़्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं रहा। रंजीत जी, युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है रानिया में, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। उसको हल करने के लिए कि जो युवा है, जो बेरोजगार है, उन्हें रोजगार मिल सके, उसके लिए भी कोई रोड मैप आपने तैयार किया है कि हाँ, इस तरह से जो है आप अपने विधानसभा के जो युवा है, बेरोजगार है, उन तक रोजगार पहुंचा सके, काम पहुंचा सके? देखिए
अनएम्प्लॉयमेंट तो अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा इशू है। मैं नहीं कह सकता कि एकदम हम सारा ही सोल्व कर देंगे। ये एक जो है वो डेटाज हैं, आप पे भी हमारे पास भी हैं, पर काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। मेरे हल्के में चाहे वो बच्चे अपने मेरिट से लगे हों, जिस हिसाब से भी लगे हों, मेरे हल्के में हर जब सरकार बनने के बाद, मतलब मैं पिछले 2.5 साल की बात कह रहा हूँ, कोई गांव ऐसा नहीं हुआ जिसमें 7-8 बच्चे नहीं लगे हों। पूरे हल्के में 80 गांव हैं। 80 गांव का मतलब आप ये समझिए किसी में 15 भी लगे हैं, आप 700-800 बच्चे नौकरी लगे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूँ कि बिना किसी दिए लोग अपने मेरिट से सीधे सिलेक्ट होकर आए। इसके अलावा एक बड़ी दिक्कत आपके विधानसभा के लोगों को उठानी पड़ती है कि कोई अगर जुडिशियल काम के लिए उन्हें एलनाबाद जाना पड़ता है, 20-25 किलोमीटर का ये सफ़र हो जाता है, तो एक बड़ी परेशानी उन्हें रहती है। इस परेशानी से कब तक छुटकारा मिल सकता है कि हाँ, जो इस तरह के काम है वो उन्हें अपने ही इलाके में मिले, ट्रैवल ना करना पड़े? देखिए, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लोगों की भी ये मांग है, पर हिसार कभी एक जिला होता था। ये मैं 66 के हरियाणा बनने से पहले की बात कर रहा हूँ। पहले 7 ज़िले थे हरियाणा में, आज हरियाणा में 20 ज़िले हो गए। और इस वक्त हर आदमी चाहता है हमारे सब डिवीज़न बन जाए। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि 20 किलोमीटर से पहले दूसरा, क्योंकि हम एक तरफ हमारे सिरसा पड़ता है, उधर हमारे एलनाबाद पड़ गया। 20 किलोमीटर से इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। मेरी भी कोशिश थी कि सब डिवीज़न वहाँ बन जाए, कोर्ट्स वहाँ शिफ्ट हो जाए, पर लोगों को जाना आना पड़ रहा है। पर अब हमारे ये कर दिया सीएम साहब ने, डीसी साहब ने, कि हमारे एसडीएम 2 दिन वहाँ रहता है रानिया में, वहाँ आके कोर्ट लगा लेता है। तो लोगों के काम इसी तरीके से 3 दिन वो इलाहाबाद लगाते हैं, 2 दिन यहाँ लगाते हैं, तो काम डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। रजनीश जी, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, क्या स्थिति है? क्योंकि उसको लेकर भी लोगों की शिकायत है कि और बेहतर होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फिर एजुकेशन का हो या फिर हेल्थ का हो। बच्चे आजकल खुद अपने आप बहुत सीरियस है। मेरे यहाँ आप विश्वास नहीं करेंगे, गांव में, खारिया गांव में बच्चों ने अपना BCA MCA की क्लासेज लेते हैं, कोचिंग सेंटर बने हुए हैं। आजकल हर 3 गांव में एक बन जाता है जहाँ बच्चे सिलेक्ट होके जा रहे हैं। मेरे यहाँ से बहुत बच्चे बहुत अच्छी IIT में भी सिलेक्ट होके गए हैं। बहुत आजकल लोग अपना कैरियर अपने आप बिल्डअप करते हैं, नज़दीक सिटी में चले जाते हैं, साथ जाते हैं। पर काफ़ी गवर्नमेंट कर रही है। जितना मेरे ख्याल में दिल्ली के बाहर NCR में, चाहे वो मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, चाहे इधर है, कितने लॉ कॉलेज, अभी भी हमारे CM साहब ने 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, पहले भी है। तो हरियाणा में मैं समझता हूँ और स्टेटों से बेहतर एजुकेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। समय लगता है इन बातों में, पर जैसे देश की जो डेवलपमेंट है उससे हम कहीं आगे ज़्यादा बढ़ के कर रहे हैं। सर, कोविड के दौरान आपने कहा कि रफ्तार धीमी रही, एक बार फिर से कोविड की शुरुआत हो रही है, नंबर बढ़ रहे हैं। खैर, रानिया और उस तरफ वो नंबर नहीं है, लेकिन दिल्ली NCR से जो सटे हुए इलाके हैं वहाँ नंबर बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे हरियाणा के बाकी हिस्सों में भी जो है वो नंबर बढ़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अगर एक बार फिर से नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, और अगर रानिया की बात करें तो हेल्थ को लेकर वो जो व्यवस्थाएँ हैं उसकी तैयारियाँ की गई हैं अभी से, कि अगर चौथी जो वेव की बात की है, अगर उसमें कोई मुश्किलें होती है तो उसके लिए तैयार हैं हम पूरी? कोविड पहला आया था तो हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे। जब सेकंड आया तो उसने तो सब कुछ हिला दिया था, और बहुत मुश्किल हो गए थे। लोग एम्बुलेंस में घूम रहे थे, ऑक्सीजन की और थी, हर चीज़ों की, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले थे, इस तरीके का एक वातावरण बन गया था। पर जो थर्ड कोविड आया उसको बिल्कुल लाइट ट्रीट किया लोगों ने, कुछ नहीं। मेरा भी ये मानना है, परमात्मा ना करे ये कोविड भी थर्ड की तरह होगा। ज़्यादा इसको सीरियसली लोग नहीं ले रहे, इसका ज़्यादा वो नहीं आ रहा। इसमें इतने वो जो है इसमें वेरिएंट्स नहीं है जिससे कोई ख़तरे की बात हो। एक बहुत माइल्ड है जो होकर निकल रहा है। अब तक देखते हैं कोई मोर्टेलिटी नहीं हो रही, और फिर भी क्योंकि हम तो थर्ड की भी पूरी तैयारी करे बैठे थे, हर जगह हमने मेडिकली हॉस्पिटल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा रजनीश चौटाला जी, आपकी विधानसभा से नहीं जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल ये सवाल है। आज घोषणा हुई है, कांग्रेस ने अपने नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी, इसके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। क्या लगता है जो हालात अभी बने हुए थे कांग्रेस के, हालात सुधरेंगे और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बनेंगी? इसमें मैं एक लंबा रिप्लाई करूंगा, जो आप थोड़ा सा समय दे के मुझे सुनेंगे, ताकि आपको पूरे कांग्रेस की हिस्ट्री की जानकारी रहे। देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस में, जर्मनी में जब डेमोक्रेसी आई तो 30-30 साल कोलिशन गवर्नमेंट चली। हमारे यहाँ भी आप ये समझिए कि 1970 से लेके
और 1984 तक ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें कोलिशन गवर्नमेंट आई। इसके बाद नेशनल पार्टीज खड़ी हो गई, रीजनल पार्टीज खत्म होती गई। आज बीजेपी एक नेशनल पार्टी बन के उभर के आ गई है। कांग्रेस का अपना इतिहास पीछे जाता जा रहा है। कांग्रेस हर जगह से अपने आप को विड्रा करती जा रही है। आप रिसेंटली उत्तर प्रदेश का चुनाव देखें, उसमें सोनिया प्रियंका को लोग समझते थे कि जिस दिन प्रियंका आएगी उस दिन आंधी आ जाएगी। प्रियंका वहाँ घूमी, सारा इलेक्शन ही कैंपेन उन्होंने संभाला था। 425 में केवल 2 सीटें आई और इस वक्त कहीं भी देश में कांग्रेस कहीं चैलेंज ही नहीं रही। कांग्रेस का इतिहास उस दिन खराब हो गया जिस दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक फैसला था। आपको याद नहीं, मैं उम्र से इस बात को देख रहा हूँ, जब इसको संजीवा रेड्डी को कांग्रेस अध्यक्ष का पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला करा तो इंदिरा गांधी ने अपना पर्सनल कैंडिडेट खड़ा कर दिया। समय का थोड़ा सा अभाव है रंजीत जी। फिलहाल मैं इसी पे एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा कि जो अभी जो फेरबदल हुआ कांग्रेस में उसको किस तरह से देखते हैं? समय की का अभाव है। मैं हरियाणा पे कह रहा हूँ, अगर कुलदीप बिश्नोई बनते, किरण चौधरी बनते तो उस अध्यक्ष का कुछ था। जो उदयभान बने हैं वो एक नॉमिनी है, जैसे शैलजा थी ऐसे ही है। उदयभान पे भी 4 चेक लगा दिए, उसके एक गुप्ता जी बना दिए, एक दिनेश भारद्वाज बना दिए। इनका अपने शहर में अपने गांव में भी इन्हें कोई नहीं जानता। वो 4 इस करके बना दिए कि हुड्डा साहब पे एक चेक लगा दें कि कल को किरण अपने टिकट बांटेगी और वो आपका शैलजा अपने तरीके के बांटेगी, कुलदीप बिश्नोई अपने बांटेंगे। ये करके 4 आदमियों को ये भी एक कलेक्टिव लीडरशिप बना दी। एक नेशनल पार्टी को दिल्ली में जरूरत नहीं वर्किंग प्रेसिडेंट की। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसे वर्किंग प्रेसिडेंट की। चलिए सर, अभी समय का अभाव है। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम बातें रखी। आपका एमएलए लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर किसी और विधानसभा के विधायक से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने चुनाव से पहले जो वादे किए थे कितने वो वादे पूरे किए।